हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6th और 7th की साइंस के एनसीईआरटी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं क्लास 8th की साइंस एनसीईआरटी पे और शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plow etc. in the field. तो खेतों में तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जो क्वेश्चन वो पूछते हैं वो क्या है कि भाई ये कहाँ पे चीज़ें यूज़ होती हैं। You have learned that all living organisms require food. फूड सबको चाहिए और उसके लिए प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है। तो जब कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, तो ये कैसे बनाते हैं अपना ग्रीन प्लांट्स फूड? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एनिमल्स, ह्यूमंस भी, और सब किस पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए? प्लांट्स पे किसी न किसी तरीके से। वाई डू वी हैव टू ईट फूड, क्यों ये फूड चाहिए होता है? ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले कि भाई जो भी बॉडी को एनर्जी चाहिए उसके लिए फूड का जब ब्रेक डाउन होता है सेल के अंदर, ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब वो एनर्जी रिलीज़ होती है। उसी एनर्जी से हम कोई भी काम कर पाते हैं, या सेल्स को भी जो एनर्जी चाहिए होती है तभी मिलती है। तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़े थे। मतलब इन सब को परफॉर्म करने के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से आएगी। तो सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल? तो सबको फूड चाहिए और सबको फूड प्रोवाइड करना है, तो कैसे प्रोवाइड होगा वो फूड? ठीक है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो उसके लिए क्या होगा? फूड को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। तो इतने ज़्यादा लोगों के लिए जब आपको खाना प्रोवाइड करना है तो रेगुलर प्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर मैनेजमेंट होनी ज़रूरी है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब तक वो पहुंच सके चीज़, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं पहले एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे। टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक, मतलब कोई घर ऐसे एक जगह पे नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। दे वर वेंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो जहाँ उनको खाना मिलता था उसी जगह पे रह के वो वहीं रहने लग जाते थे, फिर आगे मूव कर जाते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड। तो रॉ जो भी प्लांट्स पे जो भी फ्रूट और वेजिटेबल्स उन्हें मिले वो खा लेते थे, और हंटिंग उन्होंने शुरू कर दी थी। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्रॉप्स जैसे कि वीट, राइस, ये सब उगाना शुरू करा, और वहाँ से एग्रीकल्चर का स्टार्ट हुआ। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब एक जगह पे एक ही तरह के प्लांट्स लार्ज स्केल पे उगाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे, तो उसको क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स एक प्लांट या दो प्लांट नहीं, बहुत सारे एरिया में वीट लगाया जाता है, तो उसको वीट की क्रॉप बोला जाता है। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो क्रॉप्स सब कोई भी हो सकती हैं, सीरियल्स की क्रॉप हो सकती है, वेजिटेबल्स की हो सकती है, फ्रूट्स की हो सकती है। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच टू ग्रो। कौन से सीज़न में ये लगते हैं उसके बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन होती है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो रीजन टू रीजन जो है वेरी करते हैं ये क्लाइमेटिक कंडीशंस। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इसलिए अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारी तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। डिस्पाइट मतलब डाइवर्सिटी के अलावा, मतलब दो इनको उसमें क्लासिफाई कर दिया है ब्रॉड ग्रुप्स में, खरीफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप्स के कौन सी होती हैं? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन। अब आप रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स।
द रेनी सीज़न इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। तो इस सीज़न में जो क्रॉप्स लगाई जाती हैं उनको खरीफ क्रॉप्स बोला जाता है। एग्जांपल है पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एट्सेट्रा। ये आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं। तो कौन सी होती हैं खरीफ क्रॉप्स और कौन सी राबी क्रॉप्स होती हैं और इनके एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है। तो खरीफ में कौन से हो गई, रेनी सीजन में जो उगाई जाती हैं वो खरीफ है। देन नेक्स्ट आती हैं राबी क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन ऑल कॉल्ड राबी क्रॉप्स। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। तो जो सर्दियों में एक तरह से बोलो लगाई जाती हैं वो आपकी राबी क्रॉप्स हो गई, और जो रेनी सीजन में लगाते हैं उनको खरीफ क्रॉप्स बोला जाता है। तो इसके रबी क्रॉप्स कौन कौन सी होगी, जो भी वीट हो गया, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। तो वेजिटेबल्स और पल्सेस गर्मियों में भी उगाई जाती हैं बहुत, और वेजिटेबल्स तो वैसे भी लगाते ही रहते हैं कॉन्टीन्यूस बेसिस पे। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि भाई क्रॉप प्रोडक्शन होता कैसे है, क्या क्या चीज़ें की जाती हैं शुरू से लेके एंड तक, वो है इस चैप्टर में। वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। मतलब अगर पैडी को विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो कर सकते, तो उसका रीज़न है कि भाई उसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है, जिसके लिए रेन्स इम्पॉर्टेंट है। तो वो रेनी सीजन में लगाई जाए वही बेटर है। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants. तो जब अपने गार्डन में भी प्लांट लगाते हैं या पॉट में प्लांट लगाते हैं तो भी ये ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी जाती हैं जो कि कल्टीवेशन में या क्रॉप प्रोडक्शन में करी जाएंगी। तो ये क्या क्या हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। दीज एक्टिविटी और टास्क आर रेफर्ड एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इनको क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। जिस सॉइल में हमने लगानी है क्रॉप उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। फिर सोइंग, जो सीड है उसको सो करना है। देन उसके बाद उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करने हैं। फिर उसको पानी भी देना है टाइम टू टाइम, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स उग गए हैं तो उनको भी निकालना है वहाँ से, एंड देन हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो ये सारी हैं जो प्रैक्टिसेस हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो 7 प्रैक्टिसेस हो गई हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो कोई भी क्रॉप उगाने से पहले सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या आया, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। मतलब जिस सॉइल में हमने लगाना है क्रॉप उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है और लूज़ करना है, ताकि एयर की उसके अंदर से जो है मतलब एयर का पैसेज उसके अंदर हो जाए, और दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल। और उससे और भी क्या फ़ायदा होता है कि जो रूट्स हैं वो नीचे तक जा सकती हैं प्लांट की। इट लूजन द सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीद इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इन द सॉइल। तो इसीलिए उसको लूज़ किया जाता है तक नीचे तक जब रूट्स जाएंगी तो भी वो ईजिली ब्रीद कर पाएँ। तो क्योंकि उनके जितना लूज़ करोगे उतना स्पेस आ गया मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में, वहाँ पे एयर भी होगी। ठीक है। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली, क्यों होगी, तो लूजनड सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो जितना लूजन सॉइल होगी उतना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे अर्थवॉर्म वगैरह हैं ये वहाँ पे ग्रो करेंगे। और दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूज द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। क्योंकि वो अर्थवॉर्म वगैरह तो वैसे ही उसको ह्यूमस बनाते हैं और मतलब कि उसको ज़्यादा बेटर बनाते हैं सॉइल को। वाई डज द लूज सॉइल नीड टू बी टर्नड एंड लूजन। तो टर्न करने से क्या होगा,
You have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms. तो soil के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी? मिनरल्स होते हैं, पानी होता है, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इन एडिशन जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो डिकम्पोज होते रहते हैं सॉइल में. तो वेरियस न्यूट्रिएंट्स आर हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इन द सॉइल. तो जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिएंट्स थे वो वापस से सॉइल में आ जाते हैं. These nutrients are again absorbed by plants. और जिनको कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं. Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant, जो ऊपर की कुछ सेंटीमीटर्स हैं सॉइल के वही प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं. टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट. तो उसको टर्निंग करने से जो नीचे पहुंच गए हैं न्यूट्रिएंट्स वो वापस से जो है टॉप पे आ जाएंगे और यूटिलाइज हो सकते हैं बाय प्लांट्स. तो इसलिए टर्निंग और लूजनिंग इम्पॉर्टेंट है. एक तो एयर की सर्कुलेशन हो जाएगी वहाँ पे, ब्रीदिंग में इनको आसानी होगी रूट्स को जब अंदर जाएंगे. दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स नीचे चले गए थे वो ऊपर आ जाते हैं जो कि बाद में प्लांट्स यूज़ कर सकें उनको. तो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. तो अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा कि टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल क्यों करनी इंपॉर्टेंट है, क्या रीज़न है जिस वजह से ये की जाती है. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड टाइलिंग और प्लोइंग. अब इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जब सॉइल को हम लूज़ कर रहे हैं और टर्न कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज टाइलिंग और प्लोइंग. दिस इज़ डन बाय द यूज़ ऑफ अ प्लो. प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन. आयरन और वुड के प्लोज होते हैं. पहले ज़माने में इस तरह के होते थे, ठीक है. बुलक कार्ट्स को बलक्स उनको यूज़ करके किया जाता था. ये इस तरह का वहाँ पे होता था. अब तो सब वो हो गए हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ करके किए जाते हैं. प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन. तो पहले तो वुड के ही होते थे. इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई तो उसको पहले पानी दिया जाता है सॉइल में ताकि थोड़ा वो सॉफ्ट हो जाए और प्लोइंग ईजी हो. द प्लोड फील्ड में हैव बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. प्लोड फील्ड में जो है बड़े बड़े चंक ऑफ सॉइल होते हैं जिनको क्रम्स बोला जाता है. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विद द प्लैंक. तो इनको तोड़ना भी ज़रूरी है. द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पजेज़. तो फील्ड को पहले इवन करना भी ज़रूरी है. सोइंग करने से पहले प्लो तो आपने कर दिया, उसके बाद इवनिंग भी करी जाती है उसकी. द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर. तो लेवलिंग किससे करेंगे? लेवलर से की जाती है. समटाइम्स मैन्योर इज़ एडिड टू द सॉइल बिफोर टाइलिंग. कई बार टाइलिंग करने से पहले या प्लोइंग करने से पहले ही उसके अंदर मैन्योर डाल दिया जाता है. उससे क्या फ़ायदा होगा? जो मैन्योर है पूरा अच्छे से जो है मिक्स हो जाएगा सॉइल के साथ. This helps in proper mixing of manure with the soil. The soil is watered before sowing. और उसमें सीड्स लगाने से पहले, सो करने से पहले क्या करते हैं हम वाटर दिया जाता है उसमें पहले, ठीक है. अब आते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड. तो सॉइल को बिल्कुल उसको बारीक बहुत छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करा जाता है, ठीक है. तो अच्छी तरह से उसकी प्लोइंग और लेवलिंग होती है ताकि उसके कोई भी बड़े बड़े क्रम्स ना रहें, बिल्कुल वो फाइन हो जाए. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज़ आर प्लो, हो एंड कल्टिवेटर. तो उसके लिए क्या करते हैं? प्लो यूज़ करा, प्लो तो हम कर ही चुके हैं यूज़, और हो एंड कल्टिवेटर. अब प्लो क्या है? तो प्लो तो हम अभी पढ़ा भी था. दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टाइलिंग. प्लोइंग के लिए करते हैं यूज़. टाइलिंग के लिए एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप तब भी प्लो यूज़ किया जाता है. एंड रिमूविंग वीड्स, इन सब चीज़ों के लिए प्लो का यूज़ होता है. इम्प्लीमेंट इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स. इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप्स कॉल्ड द प्लोशेयर. तो ये जो आगे ट्रायंगुलर लगी है इसको प्लोशेयर बोला जाता है. आयरन का होता है ये. द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड प्लो शेफ्ट. जो ये लंबी जो वुड की लॉग है, दिस इज़ प्लो शेफ्ट. अदर एंड इज़ अटैच टू द बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन बुल्स नेक. और इसको इस तरह से जो है बुल के नेक पे
रखा जाता है ताकि ये आयरन वाला पार्ट जो है नीचे है, इस तरह से रखा जाता है। Other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. One pair of bulls and a man can easily operate the plow. The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays, जो ट्रैक्टर से चलते हैं। तो ये तो एकदम आजकल बहुत कम यूसेज हो गई है इसकी। नेक्स्ट है हो। It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron, a strong broad and bent plate iron is fixed to one of its end। तो ये कौन सा होता है अभी देखते हैं हम। ये इस तरह का होता है, ठीक है। इट इज़ अ हो। तो ये आगे जो है इट वर्क्स लाइक अ ब्लेड, और इसको ऐसे खींचा जाता है। तो ये भी सिमिलर हो गया, थोड़ा सा एक आपके प्लो की जैसा ही, बट थोड़ा और उसको कर देगा। ये आगे आगे इसके ले जाके जाएगा जब, तो अच्छे से इसको सॉइल को मतलब छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट हम आते हैं कल्टीवेटर पे। ये है कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर के पीछे इस तरह से लगा होता है। नाउ इट इज़ प्लोइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। तो आजकल ट्रैक्टर से जो कल्टीवेटर चलते हैं उनको ही यूज़ किया जाता है। तो आजकल जो ये तो यूज़ हो ही नहीं रहा, तो उसकी जगह पे यही मेनली यूज़ होता है हमारा जो कल्टीवेटर इन्होंने दिखा रखा है। प्लोइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो ये हमने सॉइल को भी रिफाइन कर लिया, अच्छे से लूज़ कर लिया। उसके लिए हम प्लो या फिर हो या फिर कल्टीवेटर इस तरह की चीज़ें यूज़ करी। नेक्स्ट आते हैं सोइंग। सोइंग मीन्स सीड को डालना। भी हमने सीड्स को डालना है सॉइल के अंदर। तो किस तरह से डालेंगे, ऐसे नहीं बिखेर देंगे कहीं पे भी, तो उसका भी एक पैटर्न होता है। सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। तो सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सेलेक्ट किया जाता है। तो कौन से होते हैं अच्छी क्वालिटी के सीड, जो क्लीन है, हेल्दी सीड्स हैं, ठीक है। गुड वैरायटी के हेल्दी सीड्स को चूज़ करा जाता है। तो फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड। तो फार्मर्स कौन से सीड्स को चूज़ करना पसंद करते हैं, जो हाई यील्ड दें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आगे सिलेक्शन ऑफ सीड्स किस तरह से सिलेक्ट होते हैं। एक्टिविटी भी यहाँ करके देखो आप, पानी के अंदर आपने सीड्स अगर डालोगे तो कुछ जो है सीड्स जो हैं वो ऊपर आ जाते हैं, फ्लोट करते हैं। देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन द वाटर वुड दोज बी लाइटर और हैवियर। तो जो फ्लोट कर रहे हैं वो लाइटर हैं सीड्स। वाई वुड दे बी लाइटर, मतलब कि वो डैमेज हो चुके हैं शायद, तभी लाइटर हैं कि उनके अंदर जो भी था होलो हो चुके हैं, या इंसेक्ट ने खा लिया उनको, या कुछ भी है, तो वो लाइट हो के ऊपर तभी फ्लोट कर रहे हैं। तो ऐसे जो फ्लोट करते हैं उनको रिमूव कर लिया जाता है। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। तो इसी तरह से अच्छे सीड्स को चूज़ करा जाता है कि भाई जो भी उसको पानी में डालेंगे और जो फ्लोट कर गए तो उनको रिमूव कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, और जो नीचे वाले सीड्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं फिर सोइंग के लिए। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। अब सोइंग के लिए कौन कौन से टूल्स हैं हमारे पास। एक तो ये ट्रेडिशनल टूल है, ये आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। तो ऊपर यहाँ पे ये बना हुआ है एक कोन, तो इसके अंदर सीड्स डाले जाते हैं और ये जो बल्क्स इसको कैरी करते रहते हैं आगे, और नीचे ये गिरते जाएंगे, ये पाइप के थ्रू सीड्स नीचे यहाँ पे गिरते चले जाएंगे। तो ये तो ट्रेडिशनल टूल हो गया। अब आजकल जो कल्टीवेटर टाइप होता है उसी तरह का एक सीड ड्रिल भी होता है। तो इसमें भी वहाँ पे पाइप होती है ऊपर, वहाँ पे भर दिया जाता है वो, और इसको ट्रैक्टर के हेल्प से आगे आगे लेके जाते हैं। तो सीड्स जो है धीरे 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 गिरते रहते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन टाइम और उसका लेबर का बचाव हो गया, जल्दी हो जाता है काम। तो वही है ट्रेडिशनल टूल, ये इस तरह का हुआ, फनल शेप्ड है, और बल्क्स इसको कैरी करेंगे और ये डलता जाएगा। और सीड ड्रिल हो गया ये वाला। नाउअडेज सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। दिस टूल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेस एंड डेप्थ्स। तो यूनिफॉर्म और प्रॉपर डेप्थ
पे उसको सो करेगा। इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। तो इससे करते हैं तो जो सीड के ऊपर सॉइल पीछे पीछे आती रहती है, तो इससे क्या होगा, दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल ऑल्सो सेव्स टाइम एंड लेबर। ठीक है, तो सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरी। तो जैसे आपने देखा होगा शायद कि पैडी के जो प्लांट्स होते हैं उनको पहले उगाया जाता है इन नर्सरी, और फिर वहाँ से जो प्लांटलेट्स होते हैं छोटे छोटे उनको ला के और मैनुअली वहाँ पे लगाया जाता है हाथ से फील्ड के अंदर। सम फॉरेस्ट प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स को भी इसी तरह से छोटे छोटे लगाया जाता है। तो an appropriate distance between the seeds is important to avoid overcrowding। तो सीड्स के बीच में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस होनी ज़रूरी है ताकि ओवरक्राउडिंग ना हो। दिस अलाउस प्लांट्स टू गेट सफिशेंट सनलाइट, उनको मिले ताकि न्यूट्रिएंट्स मिले और पानी मिले, तो उसके लिए थोड़ी थोड़ी उनके बीच में डिस्टेंस होनी ज़रूरी है। समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। तो कई जगह अगर एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट लग गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो उनको थोड़े से वहाँ से रिमूव किया जाता है ताकि ओवरक्राउडिंग ना हो। ठीक है, तो अब हमने 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स, these are the substances which are added to the soil in form of nutrients for the healthy growth of plants। तो हेल्दी ग्रोथ होने के लिए प्लांट्स की जो भी उसके अंदर सब्सटेंसेस डाले जाते हैं उनको मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र बोला जाता है। आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक। तो अगर उनको प्रॉपर मैन्योर फर्टिलाइज़र नहीं दिए तो ग्रोथ अच्छी नहीं होती प्लांट्स की। तो सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। तो सॉइल के अंदर कुछ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होंगे वहाँ पे। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप। ठीक है, तो अगर नेचुरली सॉइल की बात करें तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट अगर किसी क्रॉप मतलब खेतों में जैसे देखा जाता है कि एक क्रॉप लगाई फिर दूसरी लगाई फिर से इस तरह से लगती रहती हैं, उनको कोई भी वहाँ ब्रेक नहीं दिया जाता सॉइल को, तो धीरे धीरे क्या होता है सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। अब अगर हमें उनको ग्रो कराना है प्लांट को तो हमें न्यूट्रिएंट्स मैन्युअली ऐड करने पड़ेंगे। वो किस फॉर्म में हम ऐड करेंगे आपको, मैन्योर या फर्टिलाइज़र्स। तो therefore farmers have to add manures to the fields to replenish the soil with nutrients। ठीक है, तो इसी वजह से जो है फार्मर्स को मैन्योर्स वहाँ पे डालना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मैन्योरिंग। इन प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। तो अगर अच्छे ढंग से नहीं करी गई या जितना चाहिए था उतना नहीं डाला गया मैन्योर्स, तो वो प्लांट्स जो हैं वीक रहेंगे वहाँ पे। तो मैन्योर क्या है, अब 2 बात कर रहे हैं हम, मैन्योर और फर्टिलाइज़र। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। तो मैन्योर कैसे प्रोड्यूस होता है, जो भी डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनको एक जगह एक पिट में डाल दिया जाता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट एट एन ओपन प्लेस एंड उसको डिकम्पोज होने देते हैं। तो डिकम्पोजिशन किस वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करेंगे, और जो डिकम्पोज मैटर है विच इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में भी क्लास 6 में हमने पढ़ा था। अब देखिए ये यहाँ पे एक एक्टिविटी 1.2 में क्या करा, सीड्स ग्रो करे हैं 3 कप्स में। तो कप ए में मैन्योर डाला गया था सॉइल के साथ, बी में यूरिया डाला गया था और थर्ड में कुछ नहीं डाला गया था। तो आप देख सकते हैं ग्रोथ यूरिया वाले में ज़्यादा है। ठीक है, डिड ऑल द प्लांट्स इन द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। तो किस में ज़्यादा हुआ, केमिकल जिस फर्टिलाइज़र जिसमें डाला है। तो फर्टिलाइज़र्स क्या हैं, केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच जो केमिकल सब्सटेंस है उसको फर्टिलाइज़र बोला गया। तो ये मैन्योर से कैसे डिफरेंट है, फर्टिलाइज़र जो हैं फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होते हैं, दे आर प्योर केमिकल्स। ठीक है, मैन्योर जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं। सम एग्जांपल हैं क्या है फर्टिलाइज़र्स के, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर सुपर फॉस्फेट, पोटाश,
एंड NPK। बेसिकली इन सब में क्या कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ज़्यादा चाहिए होते हैं वो है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। तो जितना यूज़ ज़्यादा हुआ है फर्टिलाइजर्स का तो उससे क्या हुआ, क्रॉप्स की जो यील्ड है वो बेटर हो गई है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टिल। बट जितना ज़्यादा हम ऐड करते जाएंगे सॉइल में फर्टिलाइजर्स उतनी ज़्यादा जो है फर्टिलिटी कम होती जाएगी सॉइल की। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन भी होता है फर्टिलाइज़र से, क्योंकि वही पानी जब जाता है उस सॉइल में तो वो भी पोल्यूट हो गया उन केमिकल्स के साथ, और भाई खाने में भी वही केमिकल्स आ रहे हैं हमारे पास। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers by manure. तो जितना ज़्यादा हो सके मैन्योर का यूज़ करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर एज वेल। मैन्योर डालने से सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है, तो मैन्योर यूज़ करना चाहिए। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. Crop rotation क्या है कि this can be done by growing different crops alternately. मतलब कि एक साल जो क्रॉप उगाई गई अगले साल वो ना उगा के कोई और क्रॉप वहाँ उगाई जाए, तो उससे भी जो है सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बरकरार रहते हैं। Earlier farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. एक बार wheat उगाया जाता था, अगली बारी कोई legumes उगाए जाते थे। दिस हेल्प्ड इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। तो उससे क्या होता था कि जो भी लेग्यूम्स उगाते हैं तो उनकी रूट्स में कुछ वो रह जाते हैं जिससे नाइट्रोजन जो है अच्छे से वहाँ पे मिल जाती है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में जो प्रेजेंट होता है लेग्यूम्स में, और ये क्या हेल्प करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। तो अगर लिग्यूमिनस प्लांट उगाएंगे तो उनकी रूट्स में ये मिलेगा हमें जो कि फिक्स कर देगा नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन वहाँ सॉइल में ऑलरेडी आ गई। ठीक है, तो डिफरेंस है फर्टिलाइज़र और मैन्योर में। क्या डिफरेंस है, फर्टिलाइज़र जो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, केमिकल है। मैन्योर जो है ऑर्गेनिक है, विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यूज। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। ठीक है, फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस, मैन्योर जो है ह्यूमस प्रोवाइड करेगा। फर्टिलाइज़र में ज़्यादा होते हैं न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, क्योंकि वो बना ही वो उनके लिए ही बना है। मैन्योर में इनमें थोड़ा सा कम होता है एंड इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं फर्टिलाइज़र। बट भैया और भी तो फ़ायदे बहुत हैं मैन्योर के, तो बट लोग भाई उनको तो यील्ड चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, कितना ग्रो हो सके। एडवांटेजेस क्या हैं मैन्योर की, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र। इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिटेन कर पाएगी सॉइल। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी, सॉइल को पोरस बना देगी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज आसानी से हो सकता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स इन द सॉइल, फ्रेंडली माइक्रोब्स ज़्यादा होंगे सॉइल के अंदर। एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ठीक है, अब ये हो गया, सोइंग कर ली हमने, मैन्योर ऐड कर दिया, उसके बाद पानी देते रहना है, इरिगेशन करते रहना है उसकी। तो क्यों करते रहना है कि भाई सबको पानी तो चाहिए ही होता है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। ठीक है, और प्लांट्स जब वो एब्जॉर्ब करते हैं उसके साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइज़र भी तभी एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो वाटर इज़ असेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। अगर ड्राई कंडीशंस होंगे तो वो जर्मिनेट ही नहीं करेगा सीड्स। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। पानी के साथ वो न्यूट्रिएंट हर जगह पहुंच जाएगा प्लांट में। एंड वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। तो बहुत अगर बर्फीली जगह है तो उससे भी और हॉट एयर करंट से भी बचा के रखता है पानी प्लांट्स को। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। तो उनको बार बार पानी देना पड़ेगा। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरीगेशन। और इसको इरीगेशन बोला जाता है कि अलग अलग टाइम पे जब
पानी दिया जाता है क्रॉप्स को, तो दैट इज़ कॉल्ड इरीगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, और डिपेंड करता है कौन सी क्रॉप है, डिपेंडिंग ऑन दैट उसको पानी दिया जाता है टाइम टू टाइम। और समर में अगर कोई चीज़ उग रही है तो ऑब्वियसली उसका जो वाटर देने का जो टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि भाई इतनी गर्मी है वैसे भी, तो पानी जो है वो वेपराइज होता रहता है, ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो अब सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या है? वेल्स, ट्यूबवेल्स, पोन्स, लेक, रिवर, डैम्स, कैनल्स, तो इन सब ये सारे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है। तो ये वेल से अगर इस तरह से पानी दे सकते हैं, या मोटर से निकाल के, ठीक है, या फिर बल्क्स को करके इस तरह से निकाला जाता था पहले। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मोट, पुली सिस्टम से या चेन पंप से, ठीक है, या ढेकली। तो ये ढेकली है, सी वाला। राहत मीन्स लेवर सिस्टम, ये बुल को यूज़ कर लिया। तो इस तरह से ये बना रखा है राउंड राउंड, वहाँ पे बकेट्स लगी हुई हैं बहुत सारी, तो वो पानी को इधर डालती रहेंगी। तो ये ओल्ड सिस्टम वाला क्या क्या थे वो आपसे पूछे जा सकते हैं। पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, तो आजकल तो मोटर यूज़ होती हैं, पंप यूज़ होते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी से ये जो है चलते हैं पंप, या सन लाइट से, ठीक है। अब मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, ये तो पुराने मेथड हो गए। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, ठीक है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या हुआ? फर्स्ट स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशेंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। तो अनइवन लैंड है अगर, और पानी वहाँ पे कम है, तो स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ किया जाता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेशनल नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन। यहाँ पे जो है पाइपलाइंस बिछा दी जाती हैं जिनके ऊपर नोज़ल, रोटेटिंग नोज़ल लगा होता है इस तरह से। तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम है। तो ये नोज़ल में से जो है पानी स्प्रिंकल होता रहता है प्लांट्स के ऊपर। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, तो हाई प्रेशर पे जब पानी जाता है तो नोजल्स, रोटेटिंग नोजल्स में से वो निकलता है, एंड इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स एज इफ इट्स रेनिंग। स्प्रिंकलिंग होती है पानी। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल्स, तो सैंडी सॉइल्स जहाँ पे हैं वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या है? ड्रिप एक एक ड्रॉप करके पानी गिरता है यहाँ पे जैसे। तो ये यहाँ पे क्या है? इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स की जहाँ पोजिशनिंग है वहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता रहता है, तो इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज़। तो फ्रूट प्लांट्स, गार्डन और ट्रीज़ के लिए ये बेस्ट है। स्प्रिंकलर सिस्टम जहाँ सैंडी सॉइल है उसके लिए बेस्ट है। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो पानी वेस्ट नहीं होता है बिल्कुल भी। एंड इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, तो जहाँ जहाँ पानी की स्कैसिटी है वहाँ पे इस तरह के सिस्टम ही अडॉप्ट किए जाते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वीड्स क्या रिमूव करना। अब वीड्स होते क्या हैं? इन अ फील्ड क्रॉप के अलावा कोई अनडिज़ायरेबल प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं नेचुरली, तो दिस अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो क्रॉप के अलावा जो भी अनडिज़ायरेबल प्लांट वहाँ पे ग्रो कर गया दैट इज़ वीड। तो रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। तो ये जो प्रोसेस होती है कि वीड्स को रिमूव करना दैट इज़ नोन एज वीडिंग। वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrient, space and light। तो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो वीड है वो भी तो नेचुरल जो आपके क्रॉप्स हैं उनके साथ compete करेगा, उनके न्यूट्रिएंट्स, पानी सब वो ले लेगा, और बाद में जब हार्वेस्ट करेंगे तो उसके भी सीड्स उसके अंदर आ जाएंगे क्रॉप के अंदर। तो सम वीड इंटरफेयर इवन इन द हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स, तो उनके सीड्स हो सकता है पॉइजनस भी हो एनिमल्स के लिए। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। टाइलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ द वीड। तो पहले जो टाइलिंग करी जाती है, प्लोइंग की जाती है, तो उससे क्या होता है कि ऑलरेडी कोई वीड है वहाँ पे तो वो निकल जाते हैं सारे। उसके बाद विच मे then ड्राई एंड गेट मिक्स विद द सॉइल।
द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। तो अगर उससे पहले मतलब उनके सीड और फ्लावर आने से पहले उनको रिमूव करना सही होता है। तो सबसे पहले मैनुअल रिमूवल इनके में मतलब हाथ से उनको एक एक प्लांट को उखाड़ा जाता है देख के कि ये वीड है, तो वो हो गया मैनुअल रिमूवल। ठीक है, दे वीडिंग, अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसको जड़ से ही उखाड़ देते हैं मोस्टली। तो दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। ठीक है, weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D. These are sprayed into field to kill the weeds. तो कई जो हैं ऐसे केमिकल्स हैं जो वीड्स को मारने के लिए ही स्प्रे किए जाते हैं, इनको वीडिसाइड बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है वीडिसाइड का? 2,4-D। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। तो इस तरह से ये बनाए जाते हैं कि क्रॉप्स को नहीं डैमेज करेंगे। Weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the field with a sprayer. तो ये इस तरह से स्प्रे किया जाता है। ठीक है, ये स्प्रे हो रहा है यहाँ पे, स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स। डू वीडिसाइड्स हैव एन इफेक्ट ऑन पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर? ऑब्वियसली, तो उसको बड़ी ध्यान से करना पड़ता है। एज ऑलरेडी मैंशन, द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। तो अब वीड के अंदर जो है अभी फ्लावरिंग और सीड बनने से पहले पहले ये करा जाता है। फार्मर्स की हेल्थ पे भी इसका असर पड़ेगा, तो उनको अच्छे से केयरफुली हैंडल करना चाहिए, नोज़ माउथ को कवर करना चाहिए अच्छे से। अब नेक्स्ट आते हैं हार्वेस्टिंग, मीन्स कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब पूरी पक गई है क्रॉप्स तब उसको काट रहे हैं हम, दैट इज़ हार्वेस्टिंग। और इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। दे आर जनरली कट क्लोज टू द ग्राउंड। ठीक है, यूजली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। मतलब 3 से 4 महीने में मैच्योर हो जाती है और उसके बाद फिर उसकी हार्वेस्टिंग करी जाती है। आइदर डन मैनुअली बाय सिकल, हाथ से काटते हैं सिकल यूज़ करके, और बाय अ मशीन, जो हार्वेस्टर कंबाइंस आजकल हैं तो उनसे को यूज़ करके जो है क्रॉप हार्वेस्ट की जाती है। ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग। तो पहले हार्वेस्ट मीन सिर्फ कटिंग जो हो गई, और फिर जो ग्रेन को अलग करना है, सीड को अलग करना है फ्रॉम द शेफ, वो थ्रेशिंग हो गई। दिस इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, विच इज़ इन फैक्ट कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। तो वो काट भी लेती है मशीन और थ्रेशिंग भी कर देती है, तो हमें सिर्फ सीधा सीड मिलता है वहाँ से। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्नड बाय फार्मर्स। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको बर्न नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन कॉज होता है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ द लैंड डू द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन एंड शार्प बाय विनोइंग। तो विनोइंग हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस वाले चैप्टर में। तो विनोइंग मेथड से भी जो है, विनोइंग में क्या होता है, वो हवा के साथ उनको बाहर फेंका जाता है, मतलब हवा के आगे, तो वो जो शेफ है वो आगे चला जाएगा, ग्रेन वहीं गिर जाएगा। तो इस तरह से सेपरेट करा जाता है। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी इंडिया में होते हैं और ऑल पार्ट ऑफ इंडिया में ये मनाए जाते हैं। तो स्टोरेज, अब सब कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया, तो उसके बाद स्टोरेज करेंगे। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, क्योंकि भाई पूरा साल या पूरा सीज़न हमने वो चलाना है आगे और भेजना भी है एक जगह से दूसरी जगह, तो प्रॉपर स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, so that they can be kept for longer time. They should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. ठीक है, तो द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। फ्रेश क्रॉप में ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो उसको पहले इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड। तो पहले उनको थोड़ा ड्राई किया जाता है, उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा टाइम उनको ऐसे ही खुले में डाल दिया जाता है एक ड्राई प्लेस पे, तो जो मॉइस्चर है वो सारा निकल जाए ताकि उनका, एंड क्योंकि ड्राई करने से क्या होगा, वो जो है स्पॉइल नहीं होंगे बहुत जल्दी और ऑर्गेनिजम्स भी अटैक नहीं कर पाएंगे उन पे। एंड hence before storing them the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack by insect, pest, bacteria and fungi. तो उसके अटैक से वो बच जाते हैं। फिर फार्मर्स स्टोर
ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स, तो मेटेलिक बिन्स या फिर जूट बैग्स में उनको स्टोर किया जाता है। हाउएवर लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज इज़ डन इन सिलोज और ग्रैंडरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट। तो फार्मर्स को भाई जितना उनको घर की रिक्वायरमेंट है उतना वो रख लेते हैं अपने पास, बाकी का सारा सेल आउट कर देते हैं मार्केट में, जहाँ पे फिर वो मार्केट में उसको जो है स्टोर करके रखा जाता है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। घर में जो है जहाँ पे भी स्टोर करके रखा उसके आसपास हम ड्राई नीम लीव्स भी रख देते हैं, ताकि जो भी ये रैट्स वगैरह जो हैं उनके पास न जाएं। For storing large quantity of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms। तो अगर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हमने रखने हैं सही तो उनके ट्रीटमेंट भी फिर किए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो आफ्टर कंप्लीटिंग मतलब कौन सा फूड हमें एनिमल से मिलता है ये हम बना सकते हैं टेबल। तो प्लांट से तो मिलते ही है, जैसे मिल्क, घी वगैरह ये सब हमें एनिमल से भी मिलते हैं फूड। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। तो in the previous classes you have learnt about the food that we obtain from plant. We have just seen the process of crop production, क्या क्या होता है। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स, इस तरह से एनिमल्स को भी रियरिंग की जाती है ताकि उनसे जो प्रोडक्ट्स हैं दूध वगैरह मिल सकें। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो जैसे एनिमल्स को घर पे पाया जाता है, अगर इसको लार्ज स्केल पे करें तो वो एनिमल हस्बेंड्री में उसको बोला जाता है, टर्म्ड एज, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया। इसमें हमने मेनली क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, ठीक है जी। तो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सो थैंक यू फ्रेंड्स।